आओ भाई, हम वेव पढ़ रहे थे, तरंगे पढ़ रहे थे, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कल अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, और उसमें भी मैंने उससे पहले पढ़ाया था यांत्रिक तरंगे होती है और अयांत्रिक, यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। और हम आपको कहें तो अयांत्रिक है तो मैकेनिकल वेव पढ़ाना शुरू कर दिया था, और उसमें मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था कि क्या होता है आयाम और क्या होती है आवृत्ति और क्या होता है आवर्तकाल, क्या होता है तरंग दैर्ध्य। मैंने ये चीज़ें बता दी थी, अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ में अनुदैर्ध्य में अंतर बता दिया था। यकीन मानो मैंने कल आपको इतना कुछ बता दिया था कि इसके बेसिक नेचर सब बता दिए थे, जो वेव के बेसिक नेचर होते हैं। अगर आप मेरे भाई अगर कोई एक आध साथी हमारा नया जुड़ा हो तो पिछली वाली वीडियो देख के आए, बड़ा मज़ा आने वाला है, और इसको आप रेट करेंगे, आज की क्लास में ज़्यादा मज़ा आएगा, डायरेक्ट आपकी लाइफ से रिलेट करेगा ये वाले आज के क्वेश्चन। भैया यांत्रिक और अयांत्रिक, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल में अंतर ये बताया था कि मैकेनिकल वाली निर्वात में नहीं चल सकती हैं और इसके संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती ही है, और इसी के दो भाग बताए थे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और मैंने कहा था कि आपकी अनुप्रस्थ होती हैं ये लंबवत कण के मतलब तरंग की दिशा के लंबवत कण गति करते हैं, इसके समांतर करते हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन होता है तभी ध्वनि होती है। अच्छा, ध्वनि हमारी अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? तो अनुदैर्ध्य है, क्योंकि इसमें कणों की गति समानांतर होती है ना, पैरेलल। अच्छा, किसमें? गैस में और लिक्विड में और सॉलिड में अगर हम बात करें, किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी? तो उसमें सबसे अधिक होगी। और मैंने कहा जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो सरंग होता है और नीचे वाला गर्त होता है, और दो तरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य लैम्डा होती है। और मैंने कहा था कि अगर एक दोलन पूरा हो जाए और अगला दोलन शुरू हो तो ये वाला और ये वाला पॉइंट एक ही कला में, एक ही कलांतर कहते हैं, एक ही फेज में होंगे, है ना, कलांतर समान होगा। और ये वाली बातें पढ़ाने के बाद हम आपको ले आए थे, पता कहाँ तक? यही पढ़ा दिया था कि आपका आवर्तकाल होता है, इसका मात्रक सेकंड होता है ना, और आवृत्ति का मात्रक 1/2 सेकंड होता है। ये प्रश्न भी कर लिए थे, तरंग की चाल भी कर ली थी। b बराबर एफ लैम्डा, याद करो, b बराबर एफ लैम्डा या लैम्डा बटे टी कहते हैं, f बराबर लैम्डा अपॉन टी या f बराबर न्यू लैम्डा, f बराबर न्यू लैम्डा। अच्छा, इसके बाद मैंने अगला प्रश्न यहाँ तक सुनने में आ गया था, हम यहाँ तक कर चुके थे। अगली हेडिंग बेटा लग चुकी है जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न अगर बनेगा तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा बनेगा, और आता ही है जो आज पढ़ाएंगे। यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है। यहाँ से देखो, आपकी शिफ्ट में आए चाहे ना आए, लेकिन आपके परीक्षा में जरूर आएगा, आपकी शिफ्ट में पढ़े चाहे ना पढ़े, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा जब पढ़ाने जा रहे हैं। कहीं तो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज की बात कर रहे हैं, कहीं तो सुनने योग्य आवृत्ति के परास क्या होता है उसकी बात करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे तुम पढ़े हुए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, उससे भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, आपको कम नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसमें देखो बेटा, हमने कहा जो हमारी रेंज होती है, अगर कोई आदमी सुन सकता है, ऑडिबल होता है, तो ये वाली रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज होती है, ये ऑडिबल होती है। और 20 हर्ट्ज से कम वाली होती है वो हमारी अपश्रव्य होती है, सुन नहीं सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से अधिक होती है वो पराश्रव्य, इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, और इसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसमें तो आप कहेंगे हम लोग सुन सकते हैं, वो कौन सी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000, ये वाली को हम कहते हैं श्रव्य। क्या कहते हैं? इसको श्रव्य तरंगे कहें, श्रृंग वेव कहें तो ऑडिबल वेव है। और ये वाली हमारी अल्ट्रासोनिक वेव है, ये हमारी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर कहें 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, वो पराश्रव्य होती हैं। ये वाले आपके जो चमगादड़ होते हैं ये निकालते हैं, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं ये वाले छोड़ते हैं। जो चमगादड़ वेट होते हैं, जब ये रात में उड़ रहे होते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, उस टाइम से इनके मुँह से जो आवाज़ निकलती है वो मेरे भाई होती है, मेरे भाई 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। वो दीवार में टकरा के उससे पहले मैसेज आ जाता है कि आगे दीवारें वहीं से मुड़ जाते हैं, बोलो, है ना, चमगादड़ की बात कर रहे हैं। और आगे आपने देखा होगा सोनोग्राफी, सोनोग्राफी का मतलब जब कोई
कि प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे फीटस का आकार देखने के लिए कि उसका विकास डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए सोनोग्राफी करी जाती है। अच्छा, और जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अगर सफाई करनी होती है तो आप परासब्य तरंगे डालते हैं, एकदम धूल उड़ जाती है वहाँ की सब। और जैसे आपने देखा होगा सोनार होता है, जैसे पानी की गहराई पता लगाने के लिए कुछ हो गया उसको देखने के लिए सोनार का यूज किया जाता है, वहाँ पर परासब्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये उदाहरण मैंने बता दिए परासब्य तरंगों के। ये सब उदाहरण से ही प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। इस दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न पढ़ाई को करना है। और इधर आ जाओ अपश्रव्य तरंगे हैं। अपश्रव्य तरंगे कहें तो जो लोग हम नहीं सुन सकते उससे धीरे धीरे हाथी बात कर सकता है। हाथी नहीं, राइनो मीन्स गेड़ा, गेड़ा कहे तो भील, भेल मीन्स मछली। जो एलिफेंट होता है ये हमसे कम भी आवाज़ सुन सकता है और आपस में बात है। कुत्ता बिल्ली का पता नहीं, लेकिन इनका तो पता ही है, हाथी, राइनो और है तेज। ये देखो, हम बताना ये चाहते हैं, इस बात को सुनो। एलिफेंट होते हैं वो आपस में सलाह कर लेते हैं, मेरे भाई आज भूख लगी, चलो वहाँ पे चलना। बड़े धीरे बोलेंगे, तुम्हें सुनाई नहीं देगा क्योंकि उनका जो ऑडिबल है रेंज है ना 20 हर्ट्ज से कम है, तो 20 हर्ट्ज से कम सुन लेते हैं। अगर हाथी खड़ा हुआ है ना, तुमको खाओगे कुछ, बहुत धीरे से बोल दो, सुन लेगा वो, तुमसे अच्छा सुनेगा। कुछ खाओगे, कुछ पानी ले आए तो पानी कह लेगा, हाथी सुन लेगा तुम्हारा। हाथी जो ऑडिबल उसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से कम की भी है हाथी की। हाँ, हाथी के कान छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े होते हैं। और तुम्हारे कान कितने? अगर तुम्हारे भी कान इतने बड़े हो जाएं तो आप ही सुन लोगे। उसके कान बड़े होते तभी तो 20 हर्ट्ज से कम बारी सुन लेता है। तो अगर आदमी के कान इतने बड़े लगा दिए जाए तो फिर भाई सोएगा कैसे? इतने कान इकट्ठे करके कहाँ रखेगा, है ना? दिक्कत हो जाएगी। कितनी खुश होगी साथी। देखो इधर आ जाओ, इतने बड़े नहीं हो सकते आपके कान बेटा, चिंता ना करो, आपके कान इतने बड़े होने नहीं देंगे। अच्छा, 20 हर्ट्ज को क्या कहते हैं? ये हमारी निम्न आवृत्ति होती है। कहें तो यहाँ पर हमारा तारत होता है वो निम्न होता है, और कहें तो यहाँ पर मोटी आवाज। देखो ना, जैसे बॉयज और गर्ल्स की आवाज में फर्क होता है, वहाँ पे मोटी और पतली आवाज का फर्क होता है। जैसे बॉयज का हाँ पतली वाली आवाज निकलती है ना, उसकी पिच होती है अधिक, पिच अधिक होती है। जो पतली आवाज होती है उसका तारत अधिक होता है, और जो लड़कों का तारत होता है वो ज्यादा होता है, तभी तो मोटी आवाज निकलती है। नहीं, कम होता है पिच, उल्टा बोल रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है जो निम्न आवृत्ति होती है वहां पे निम्न तारत होता है, और जैसे मोटी आवाज होती है फॉर एग्जाम्पल वॉइस, और 20,000 हर्ट्ज होता है, ये यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उच्च आवृत्ति होती है। और पिच कैसी होती है? उच्च तारत होते हैं, कहें तो बारीक आवाज निकलती है। बारीक आवाज किसी लड़के की भी बारीक आवाज होती है। सुना है आपके? हाँ, आपने सुना होगा, आपका मित्र जरूर कोई रहा होगा, बहुत पतली आवाज निकालता होगा, उसको लगता है लड़की है ये क्या, है ना? ऐसा एक लड़का अभी भी BTC करा मेरे संग, इतनी पतली आवाज निकालता है कि भाई साहब आप अंतर नहीं कर पाओगे। अगर वो सही से कायदे से बोल दे समझ नहीं पाओगे लड़के की लड़की को, उसका तारत इतना ज्यादा है ना। चलो खैर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़कियां, अच्छा जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका तारत तो ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आवृत्ति कम है तो तारत तो, इसका मतलब आपकी आवाज आवृत्ति कम होती है लड़कों में, और लड़कियों की आवृत्ति ज्यादा होती है। अच्छा, अगर कम आवृत्ति वाला चिल्लाए और ज्यादा आवृत्ति वाला चिल्लाए, किसकी ज्यादा आवाज सुनाई देगी? ज्यादा वाले की। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी तारत तो ज्यादा होगा, पतली आवाज बहुत जगह दूर दूर तक जाएगी। अच्छा, इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा? तारत तो होता है ना बेटा, जो तारत होता है, तारत तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत तो बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी तो तारत तो घटेगा। हमारे इंसान में मेल में जो तारत होता है वो कम होता है, उसकी आवृत्ति लो फ्रिक्वेंसी होती है, लो। देखो फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन कर दो तारत से, पिच तारत। अच्छा, आपके सामने हम 2 क्वेश्चन रखने जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को करके दिखाओ मेरे भाई। एक सेकंड हम लगा रहे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है
0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य हवा में उत्पन्न होती है और हवा में 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, तो यह क्या है? श्रव्य या फिर पराश्रव्य या सूक्ष्म या अपश्रव्य? तो कहे तो इसमें जो बेटा दे रखा है उसको हम लिखेंगे 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा का मान दे रखा है 0.3 मीटर और चाल क्या दे रखी है 300 मीटर प्रति सेकंड। और मैंने कहा बी एफ वी बराबर होता है न्यू लैम्डा, कहें तो एफ लैम्डा। यहाँ से एफ निकालो, एफ बराबर वी अपन लैम्डा। अच्छा, बी का मान है 300 और लैम्डा का मान है 0.3, बराबर हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, 3 1000 आ जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी का मान कितना हो गया? 1000 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो श्रव्य होती है, पराश्रव्य अपश्रव्य कहेंगे आप। तो अगले क्वेश्चन का आंसर जो बता देगा वो वास्तव में काबिल तारीफ होगा। कितना आएगा? 15,000। निम्न में से कौन सी आवृत्ति मानव कान की श्रव्य है? तो आप कहेंगे देखो 10 हर्ट्ज की सुनाई नहीं देगी, 30 की ज्यादा हो जाएगी, ये भी ज्यादा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपने इतना कुछ कर ही दिया है तो आपके सामने जो अगला क्वेश्चन लगा हुआ है इसको और कर दो। अगर ये कर दिया तो हम मान जाएंगे आपको, हाँ आप वास्तव में काफी पढ़ पढ़ा के आते, दिमाग लगा के उत्तर दे रहे हो। एक ध्वनि की तरंग 4 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति, इसका न्यू बराबर दे रखा है हमारा 4 किलो हर्ट्ज, कहें तो 4000 हर्ट्ज लिखते हैं। 40 सेंटीमीटर की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर लिखा है 40 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर करते हैं। और 3.5 किलोमीटर की दूरी करने के लिए कितना समय लिया जाएगा? मैंने कहा दूरी बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और हमें समय निकालना है। तो मेरे भाई दूरी तो दे रखी है और चाल पता नहीं है, चाल यहाँ से निकाल लेंगे। हमारा चाल बराबर होता है बी बराबर न्यू लैम्डा या एफ लैम्डा कह लो। मैंने कहा न्यू का मान दे रखा है कितना 4000 और लैम्डा का मान दे रखा है 40 गुणे 10 की घात। अच्छा ये बच्चा, हर बच्चा समझ रहा होगा 10 की घात माइनस का तो ये 2 ले जाएगा, चाहे चौकू 1600। ये 1600 मीटर प्रति सेकंड क्या निकल पड़ा हमारा? वेग। तो मैं लगा देंगे दूरी है 3.2 किलोमीटर, तो मैंने कहा हो गया 3200 मीटर। भाई यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, किलोमीटर में दे रहा तो मीटर में लगाना है, और बटे 1600 मीटर प्रति सेकंड। 16 दूनी 32 आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड का समय लगेगा इसको, है ना? क्वेश्चन ठीक था, करने लायक था, डूएबल था। अब आ जाओ आगे। हाँ 3.2 को मैंने करना दिया 3200, किलोमीटर में नहीं लगाया मैंने, यूनिट में लगाया। अब आपको अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ध्वनि की प्रबलता। क्या कहते हैं? लाउडनेस ऑफ साउंड। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? तो मैंने कहा ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता कहे तो लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता होती है वो लाउडनेस है, कहे तो इसमें जो आयाम आपको पढ़ाया था, मैंने कहा ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर, कैसे बताया था मैंने? जो ये वाला आयाम बताया था। और लेकिन ध्वनि वाले में तो कैसा बनेगा? ध्वनि वाले में बहुत बड़े बड़े आयाम, ये वाला आयाम। तो ये है ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है, और कहें तो ध्वनि की प्रबलता L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। अगर हम आयाम को 2 गुना कर दें तो ध्वनि की प्रबलता 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। समझ रहे मेरी बात?
अच्छा और एक चीज समझो, इसका यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डेसिबल किसका बेटा? ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, और डेसी का मतलब होता है 10, तो 1 बेल बराबर होता है 10 डीबी। अच्छा और आगे देखो, हम ये कहेंगे बेटा ये बताओ, आप जो सुन सकते हो, हमने कहा अगर कोई नॉइस 0 डेसिबल का हो रहा है तो मैंने कहा मिनिमम लाउडनेस होगी, कहे तो न्यूनतम शोर जिसे सुना जा सकता है। अगर आप 0 डेसिबल की ध्वनि निकालोगे, आपस में फुसफुसा की बातें करोगे, तब हमें कहेंगे कि 0 डेसिबल का शोर हो रहा है। कहें तो ये लिखा हुआ मिनिमम लाउडनेस दैट कैन बी, या न्यूनतम शोर जिसे सुना जा सकता है वो कितना होता है, और 50 से 60 डेसिबल के बीच होता है, वो सामान्य बातचीत होती है। हमारे और आपके बीच सामान्य बातचीत हो रही है, हमारे और आपके बीच सामान्य बातचीत हो रही है, तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हो रही है? 50 से 60 डेसिबल। आपने सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे आईपीएल में एंट्री मारते हैं, 160 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हुई, एकदम ऊपर से मैसेज आता है, एकदम लिख के आता है इतने डेसिबल। अगर छक्का मार दे फिर से, अगर 3 छक्के मार दे फिर तो और ही ज्यादा ध्वनि होती है। तो वहां पे वो कौन सी ध्वनि होती है? देखो, अगर आपकी ध्वनि 85 डेसिबल से ज्यादा है, अगर आपकी ध्वनि 85 डेसिबल से ज्यादा है, तो भाई साहब सूर की कैटेगरी में जाएगा। तो भाई साहब वहाँ पे जो मैच हो रहा होता है, वहाँ पर कोहराम मचाते हैं, गाना नहीं गाते हैं, वो कोहराम मचता है, कान फूट जाते हैं, कान ऐसा लगता है यार क्या हो गया, फिर कान में ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ अब सही हो गए कान, ऐसे करते हैं। अच्छा ये देखो मेरे भाई, 85 डेसिबल से 140 डेसिबल तक का हमारा शोर कहलाता है। क्या कहलाता है? शोर कहलाता है। और अधिकतम शोर जिसे हम झेल सकते हैं, तो मेरे भाई आंसर है वो कितना? 140 डेसिबल। अधिकतम शोर अगर हम झेल सकते हैं वो कितना? 140 डेसिबल। और सुना होगा मेरे भाई कि कभी कभी स्टेडियम में ध्वनि होती है 165 डेसिबल की हो जाती है, तो वाला शोर होता है ना, इनऑडिबल हो जाता है, आप सुनने में मुश्किल हो जाएगा, आपके कान में दर्द होने लग जाएगा, है ना। कभी कभी होता है ना, जैसे ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट होता है, आपने देखा होगा अगर डीजे बज रहा होता है, अगर डीजे और बढ़ाओ वो 140 डेसिबल से अधिक निकाल देगा ना, तो उसकी हार्ट बीट गड़बड़ा जाती है और मर जाता है। आदमी कैसे खड़े खड़े डांस करते करते खत्म हो जाते कुछ लोग। वो क्या कारण होता है? क्योंकि 140 डेसिबल से अधिक होता है, वो झेल ही नहीं पाता, उसको झेल ही नहीं पाता, उसका बीपी बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ी, खत्म हो गया। कहते नाच से चला गया, नाच से नहीं गया, उसको इनऑडिबल ध्वनि पहुंच गई थी, उसकी ध्वनि इतनी ज्यादा करती थी कि भाई साहब इनऑडिबल। तो राइट, डीजे अगर बजे तो कहना मेरे भाई कंट्रोल में रखो इसको, कहना 140 डेसिबल से नीचे बजाओ डीजे, कभी मत कहना डीजे तेज बजाओ रुपए वसूल लें, कहना भाई साहब धीरे धीरे बजाओ, गाने सुनाई दे बस ना। आदमी को शौक हो गया कि डीजे वाले को बैठ तो पकड़ के करना, तेज कर, रुपए दिए, कर दिया तेज ले, और पता चला एक आगे बीपी का पेशेंट खत्म हो गया वहीं पे आगे, तो कहेगा भाई साहब हमारे रुपए दे दो डीजे वाले, हम तो जा रहे भाई इधर आ जाओ। तो मेरे भाई आपको ध्यान ये रखना है, 85 डेसिबल से 140 डेसिबल का शोर कहलाता है। अगर तुम तेज बातें करने लगो, तुम्हारा शोर होता है 50 से पार निकल जाएगा। अच्छा आगे आपको बात करेंगे पराध्वनिक वस्तुएं। पराध्वनिक वस्तुएं क्या होती हैं? मैंने कहा यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो तो उसको पराध्वनिक वस्तु कहते हैं। यदि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है लगभग, है ना, और उससे भी अधिक किसी वस्तु की चाल हो तो उसको पराध्वनिक वस्तु कहते हैं। जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल देखी है, सुपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है उसको, ब्रह्मोस को सुपरसोनिक मिसाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी चाल ध्वनि की चाल से कई गुना तेज है। और पता है जैसे डीआरडीओ वगैरह होता है, उसमें ये बोलता है इतने मीटर पर सेकंड चाल है, वो कहते हैं इतने मैक में चाल है, 1 मैक 2 मैक, हाँ 2.5 मैक की है, सुना है। अच्छा इसको बताएंगे, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो आगे हम बताना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं ब्रह्मोस इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है, और इसमें ब्रह्मोस में BRAH जुड़ा है वो ब्रह्मपुत्रा से जुड़ा है, और MOS जुड़ा है मोस्कावा रिवर है, ये रसिया की है। ये दोनों देशों की रिवर के नाम जोड़ के नाम बना है ब्रह्मोस। क्या बना है? ब्रह्मोस। और यदि किसी वस्तु की चाल 1.2 से लेकर 5 मैक के बीच में हो तो उसके पराध्वनिक वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पराध्वनिक वस्तु कहते हैं। मेरे भाई अगर तुम्हें इस चाल पे फेंक दिया जाए ना, इस वाली चाल में खुले में पकड़ के लटका लिया जाए,
1 मैक पे लटका लिया जाए 340 मीटर पर सेकंड, तुम्हारे हाथ उखड़ जाएंगे, हाथ गिरेगा, पैर गिरेगा, अपने आप अलग अलग होते जाएंगे। अगर 5 मैक पे पहुंचा दिया ना तो खोपड़ी अलग। इतनी तेज स्पीड में जाओगे, आप यकीन करो जो अगर रेल में बैठे होते 100 की स्पीड में चल रही है तो हाथ निकालो, हाथ टिकता नहीं है, पीछे जाता है हाथ। और कहीं मैंने 1 मैक पे तुम्हें चलवा दिया तो मेरे भाई उड़ ही जाएगा हाथ, पता नहीं है हाथ था कि नहीं यार, किधर गया हाथ, वो अलग ही पड़ा होगा। इधर देखो, हम कहना चाह रहे हैं कि 1 मैक होता है वो ध्वनि की चाल का 1 गुना होता है, ध्वनि की चाल का 1 गुना। अगर मैंने कहा 2 मैक की चाल है, 2 मैक की, इसका मतलब ध्वनि की चाल से दोगुनी चाल पे चल रहे हो तुम। जो साइंटिस्ट होते हैं मैक में मापते चाल को, जो मिसाइलें बनाते हैं। अच्छा आगे देखो, हम बताएंगे आपको जिसकी चाल 1 मैक, जिसकी चाल 0.8 मैक से कम होती है उसको सबसोनिक मिसाइल कहती है, सबसोनिक कहते हैं ऑब्जेक्ट। जिसकी चाल 0.8 मैक से कम होती है उसको सबसोनिक कहते हैं, और जिसकी चाल 0.8 से 1.2 मैक होती है उसको ट्राइसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ट्राइसोनिक। और जिसकी चाल 1.2 से 5 होती है उसको सुपरसोनिक, और जिसकी चाल 5 मैक से अधिक हो उसको, इसी पर इंडिया काम कर रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाया जाए। इसकी चाल सुपरसोनिक तो है ही हमारे पास, कह रहे हैं हम इसको हाइपरसोनिक बनाए, किसी के रडार में ना आ पाए, इतनी स्पीड से निकल जाए। रडार क्या कैची तो करता है, कोई वस्तु आ रही होती है, इसका एंगल बनाता है, ये वाली यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर दाग तो यहाँ पर आ जाएगी। भाई सब चाल इतनी ज़्यादा रडार पकड़ ही ना पाए, जब तक रडार पकड़े तब तक दूसरी जगह, रडार पकड़े दूसरी जगह। तो इंडिया इस पे काम कर रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जाएगी जिसकी चाल 5 मैक का, मतलब समझ रहे हो, ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा चाल होगी उसकी यार। अच्छा और एक चीज सुनो, जो मैक संख्या होती है जैसे 1 मैक 2 मैक, ये होती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बटे ध्वनि की चाल। अगर किसी ऑब्जेक्ट की चाल 340 है और ध्वनि की चाल 340 तो कहेंगे उसकी मैक चाल है ना वो 1 मैक है, ये तो लिखा हुआ है। वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल, और ये हमारा होता है मैक संख्या के बराबर, ठीक है। ये कभी कभार एनटीपीसी वगैरह रेलवे वाला जब जाते हैं ना, भावुक हो जाता है ना, फिर वो क्या करता है ये फॉर्मूले पूछने लग जाता है यार, फिर फॉर्मूले कहता है यार ये भी याद करके नहीं आए, फिर वो पता 1 में गएगा मैक संख्या बराबर ध्वनि की चाल बटे वस्तु की चाल, अगले ऑप्शन बोलेगा वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। इतने में तुम्हारी टाटा बाय बाय। अब कौन सा करें यार, तो मेरे भाई इसमें ध्यान रखना, ऊपर वस्तु की चाल है और नीचे ध्वनि की चाल से भाग देते हैं, वो हमारी मैक संख्या निकलती है। और यहाँ से क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है। और जो हमारी जो हमारा 1 मैक होता है वो 340.2 मीटर प्रति सेकंड होता है, 340 की स्पीड होती है, 340 मीटर प्रति सेकंड। और आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मेरे भाई इको। आपने प्रतिदिन सुना है, प्रतिदिन अगर किसी हॉल में चले जाओ तो आपकी आवाज टकरा के सुना देता, हेलो 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 हेलो, नाम ले देते किसी का नाम, फिर बार बार नाम आता है ना। थोड़ी दूर या किसी पार्टी के बीच में वहां से बोल दो, एक बार बोल दो, बाद में ध्वनि लौट लौट के आती है। इसको पहाड़ियों में बहुत सुनाई देती है ना, ले चलेंगे एक बार बुकिंग करके सबको ले चलेंगे पहाड़ियों में, कहेंगे इसका प्रैक्टिकल कर लो भैया, किसका प्रतिध्वनि का इको का प्रैक्टिकल करने आए, रुपए मत लो, फ्री में हो जाएगा। प्रतिदिन सुनने के लिए परावर्तक और श्रोता के बीच की दूरी 70.15 मीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कभी भी डाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम प्रतिदिन सुनना चाहते हैं, हमने मुँह हेलो 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 हमें सुनाई दे जाए, यहाँ पे तो नहीं सुनाई देगा। इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 17.15 मीटर का एक बंद होल कर दो, वहां पर 17.15 मीटर दूर हो ना, फिर वहां से आवाज टकरा के आएगी। अब सोच रहे हमने हाथ रखा था, प्रतिदिन सुनाई देगी, हेलो 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 कर रहे हम, ऐसा ना हेलो सुनाई देगी तो हैं। हाँ मंदिर में इको आ जाती है क्योंकि वो वाली दूरी ज्यादा हो जाती है, ऊपर की तरफ बड़ा होता है ना, वहां से इको गूंज जाती है, गूंज अलग होती है। कभी कभी गूंज को आप इको समझ लेते हो, गूंज अलग होती है, इको अलग होती है, समझ पाए। अच्छा इको होती है वो 17.15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और आज की क्लास में हम इतनी बातें बताने वाले थे, विशेषकर आज मैक बताना था। मैक क्या होता है, मैक बराबर वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल, और बताना था कि अगर हमारा 0.8 से कम अगर किसी वस्तु की चाल है तो उसको सबसोनिक कहते हैं, और जिसकी चाल 0.8 से 1.2 के बीच में है उसको ट्राइसोनिक, और इसकी 1.2 से 5 के बीच में उसको सुपरसोनिक, और 5 मैक से अधिक है तो हाइपरसोनिक कहते हैं। ये बात मेरे भाई योगेश को याद हो गई है, एक ही बार में सबको याद हो गई है, योगेश को ही नहीं। चलो मेरे भाई अब इसको हम कल पढ़ाते हैं, आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।